अगर किसी को आप गुस्से में बोलेंगे और प्यार की बात बोलेंगे, यार आपका बहुत ही अच्छे, नहीं बोलेंगे यार बहुत ही अच्छे, गुस्से में बोला तो आपका जो इम्प्रेशन है, आपका जो वॉइस मॉड्यूल है, तो सारा अलाइन होना चाहिए ना। आप बोले बहुत हाई है, जान है नहीं शब्दों में, कैसे हो सकता है ऐसा? The level is very high. Yes, sir. Very good. बैठिए। तो हम आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के आखिरी दिन में प्रवेश कर चुके हैं। डायरेक्टर साहब से बात हुई है, WSSOP इंजीनियरिंग के जो डायरेक्टर हैं जोगेंद्र सिंह चौहान साहब, तो वो शायद आए पर आई कुछ आपसे थोड़ी इंटरेक्शन करेंगे। और उससे पहले आपका फीडबैक फॉर्म भी आपको दिए जाएंगे। आप ट्रेनिंग को आप असेसमेंट उसकी करेंगे, भर के हमें देंगे, और आपके सर्टिफिकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आज। और आपकी हमने रेटिंग किसी की नहीं की है, विश्वास रखें, रिलैक्स होना, टेंशन मत लेना। और इस बीच मेहता जी आए हैं, ये कुछ एनर्जी कैप्सूल आपको जाते जाते देंगे, तो एनर्जी लेके जाएंगे आप। और अभी हम क्विकली बात करते हैं रिकैप पे, कल की रिकैप, और हम लास्ट लाइन से शुरू करते हैं। कोई कौन हिम्मत करने वाले हैं? कोई हिम्मत करने वाले हैं? लास्ट लाइन से आप ही करो ना। रीकैप का मतलब कल पूरे दिन में सुबह से शाम तक क्या हुआ उसको 2 मिनट में कहना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल सुबह जैसे हम यहाँ आए, जोर से बोलो गुड मॉर्निंग, किसी ने नहीं सुना। गुड मॉर्निंग। कल सुबह जब हम यहाँ आए तो हमने क्या पहले प्रेयर की, उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद सर का लेक्चर रहा, फिर दोबारा से इन्होंने हमें आगे बुलाया। जो पिछले परसों की कमियाँ थी वो कल दूर की, और उसके बाद हमने लंच किया। लंच के बाद दूसरा सेशन हमारा था, उसमें मैं अपनी काफ़ी अच्छा महसूस किया। चलिए ठीक है, फाइन, थैंक यू। इस लाइन से कोई? Good morning all of you. एनर्जी। Good morning all of you. Good morning. No. Good morning all of you. Good morning. रिकैपिटुलेशन में प्रीवियस डे की मैं रिकैप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा मैं इसी ऑल से स्टार्ट करूँगा। रिकैपिटुलेशन में सर विजिट इन्होंने किया, जो हमारा इंट्रोड्यूसिंग सेशन था जो परसों का था, उनका इन्होंने दोबारा 2-3 एग्जाम्पल उनको हमने फिर प्रैक्टिसाइज किया। उसके बाद हमारा जो लेक्चर चला था वो प्रेयर पे, प्रेयर में सर ने बहुत अच्छा बताया, 7 चक्र बताए कैसे कैसे प्रेयर, और उसमें हमने डॉक्टर माँ की जो प्रेयर के रिगार्डिंग स्टोरी सुनी। उसके बाद हमने उसके बीच में टी ब्रेक था, उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट हुआ, उसके बाद फिर आउट ऑफ सेशन एक्टिविटी कुछ हमने इसमें राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी पर्सनल बात की हमने, आउट ऑफ द सेशन कुछ BRC को लेकर पर्सनल बात। हाँ, थैंक यू। ठीक है, फाइन, थैंक यू। इस रो से प्लीज एनीवन, कुछ अगर इनके शब्दों में छोटी ही बातें वो पूरी की जा सकती है। सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। सबको जैसा कि कल के सेशन की बात करूं तो जैसे ही हम सुबह यहाँ पर पहुँचे, सबसे पहले जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यहाँ के मैडम सुषमा जी, वो यहाँ पर थे और उन्होंने सब हमें एड्रेस भी किया और साथ में अपने बारे में भी कल थोड़ी सी जानकारी दी। और
इस कार्यक्रम के बारे में और साथ में और कुछ प्रोजेक्ट भी चल रहे थे उनके बारे में भी हमें बताया। और फिर रेगुलर रूटीन की तरह जिस तरह से फिर सभी यहाँ पर पहुँचे जो अली सर हैं, फिर सेशन स्टार्ट हुआ और सेशन स्टार्ट होने के बाद मनोज शर्मा जी हमारे बीच थे जिन्होंने नशे के बारे में शायद हमें सबको बताया कि आज हिमाचल में किस तरह से नशा बढ़ रहा है और क्या क्या घर में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो किस तरह से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना नंबर भी दिया कि हमारे आस पड़ोस में या कहीं भी कोई भी ऐसी घटना घट रही है और हम चाह रहे हैं कि किसी की ज़िंदगी को हम संवार सकते हैं तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आप जब मर्जी हमारी हेल्प ले सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर हम फ़ोन ना उठाएं तो आप एक मैसेज कर सकते हैं, जहाँ भी आप होंगे वहाँ पर आपकी हेल्प की जाएगी। और उसके बाद फिर हमारे बीच हमारे जल शक्ति विभाग से हमारे सर जो कंट्रोलर सर हैं वो हमारे बीच पहुंचे थे, राठौर जी। उन्होंने पूरी विस्तृत जानकारी से जेजेएम के बारे में समझाया कि जेजेएम क्या है और जेजेएम के साथ साथ हमें अपने जीवन में क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या नहीं, चाहे वो खाने पीने से है, चाहे रहन सहन से है या किसी से बात करनी है। हम फील्ड में जा रहे हैं तो कई लोग ऐसे बैठे होते हैं कि जो सिर्फ वो सुनने नहीं आए होते हैं, वो सिर्फ ये अपना गुस्सा निकालने, कहीं का गुस्सा कहीं निकालने आए होते हैं। तो हमें फील्ड में जाना है तो बर्दाश्त, धैर्य जरूर रखना है। और धैर्य का भी उन्होंने बताया कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे निकलना है। तो उन्होंने वो एक एग्जाम्पल दिया था कि कहीं बस में हम बैठे हो तो किसी की टांग लग गई किसी की गलती नहीं, तो एक धैर्य, दोनों में धैर्य होना चाहिए। जिसकी लग गई है तो उसको भी धैर्य, उसको सॉरी बोल देना चाहिए, और जिसको लग गई है उसको भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं देख के नहीं चल सकता। तो कुछ मतलब छोटी सी बात है पर उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से समझाई वो बात। तो वो सारा सेशन हुआ, उसके बाद हम लंच वगैरह, उसके बाद फिर कुछ एक इशू थे हमारे भी, वो भी हमने यहाँ पर क्लियर की। और उसके बाद शाम को कुछ अपनी एक डिस्कशन थी, उसके बारे में हम सारी जानकारी यहाँ से मिली। तो कुछ ये कल का सेशन था जिसमें और सर ने एक मैं बात और भूल गया कि सर ने हमें एक और मेन बात क्या कल बताई थी कि इतने दिनों से हम सीख रहे थे कि जब भी आप फील्ड में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, जिस तरह से हमने कहीं बैठक करनी है, किसी कार्यक्रम का आयोजन करना, तो सबसे पहले हमने क्या करना है वहां पर जाके उसके बारे में हमें जानकारी दी थी कि हमने कहीं मीटिंग करनी है तो मीटिंग से पहले हमें क्या क्या करना है। अगर मीटिंग करने के लिए हमने सारी व्यवस्था कर ली है तो उसके बाद मीटिंग जब स्टार्ट हो रही है तब हमें क्या क्या करना है, वो सारी हमें बातें बताई थी। और मीटिंग जब हमारी हो जाती है कहीं पे, उसके बाद मीटिंग होने के बाद भी हमें कुछ काम करना है, रिपोर्टिंग करनी है, कौन आया था कौन नहीं आया, तो सारी पहलू पर हमें सबको जानकारी भी दी गई थी। तो ये कुछ कल का सेशन था, बाकी आपने ध्यान से सुना, थैंक यू। महिलाओं में से कोई एनीवन, महिलाओं में से कोई भी? जिनकी नजरें ज्यादा झुकी होंगी उन्हीं का नंबर है, अगर खुद पहले की तो। मैडम आप गुड मॉर्निंग। कल सुबह सबसे पहले हमने प्रार्थना के विषय में चर्चा की। प्रार्थना किस तरह से हम ईश्वर से अपनी वाइब्रेशन कैसे करते हैं और कैसे समझते हैं, उससे ऊपर बातचीत की। उसके बाद हमें मनोज शर्मा के नशा के ऊपर बातचीत हुई हमारी कि किस तरह से नशा जो है हमारी समाज को खराब कर रहा है। इसके बाद हमने ट्रेनिंग प्रेपरेशन कैसे करनी है, बिफोर ट्रेनिंग अगर हमने रखवानी है जहाँ पे, उस बिफोर में हमने पहले क्या क्या तैयारी करनी है और ड्यूरिंग उसके दौरान हमने क्या क्या उस पर काम करना है। और उसके बाद हमें प्रोग्राम खत्म होने के बाद उसके बाद आफ्टर हमने क्या क्या उसमें रजिस्ट्रेशन में क्या क्या करना है। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। So now we are ready for the day. Yes, sir.
अभी क्या जानना चाह रहे हैं? एनीथिंग स्पेसिफिक जो आप जानना चाहते हैं? नो? देखो, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे हम ऑर्डर करते हैं, वहां पे मेन्यू होता है, उसमें बहुत सारी डिशेस लिखी होती हैं जो हमारी पसंद की होती है, हम उसको ऑर्डर करते हैं। एक भाग ये। दूसरा भाग है चंबियाड़ी धाम, मंडियाड़ी धाम, कांगड़ी धाम, शिमला धाम। वहां पे चॉइस नहीं होती, धाम में जो आ रहा है हम उसको लेते हैं। आप धाम वाले हैं कि रेस्टोरेंट वाले हैं? धाम वाले जो बना हुआ वही लेंगे, अपनी कोई चांस नहीं है। राइट 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 जी। एक बार जेडीएम के ऊपर बड़ा शॉर्ट में हाँ। विस्तृत तरीके से बता दें, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है जल जीवन मिशन के ऊपर काम करेंगे। कुछ लोग जल जीवन मिशन को जल मिशन बोल रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम भी शायद हम भी गलत हो सकते हैं। थोड़ा सा उस कंसेप्ट को क्लियर कर दो कि जल जीवन मिशन है और उसमें क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं है, आगे क्या होगा। जैसे कई बार फील्ड में वर्क इंस्पेक्टर भी आए, हमारे सुपरवाइजर भी आए, यहाँ तक कि एक चीज का पता नहीं होता, पाइपें कितनी देनी है, उसको करना कैसे, कनेक्शन कैसे करवाना, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट रहेंगे, थोड़ा सा आप बता दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग बीआरसी तो मुझे लग रहा है कुल मिला के हम लोगों के साथ मिलते जुलते, लेकिन जो अधिकारिक लोग हैं कई बार उस चीज का नहीं पता होता है, तो उस चीज को थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। फाइन, चलिए 5-7 मिनट में लेते हैं इसमें, ये जरूरी भी है। अगर इस ट्रेनिंग के बाद भी जल जीवन मिशन को लेकर कोई शंका हो, कोई प्रश्न रहे, कुछ जानकारी अधूरी रहे, तो इसका मतलब इस ट्रेनिंग का फिर पर्पस हमारा डिफीट हो जाता है। हालांकि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम है, लेकिन है तो जल जीवन मिशन को लेकर, उसकी जानकारी पहले पूर्ण होनी जरूरी है। उसके बाद आप ट्रेनिंग देंगे कैसे उस विषय पर, वो पार्ट 2 है। बहुत अच्छी बात है। तो हमने कल बात की थी, पहले बेसिक से हम शुरू करते हैं कि जल जीवन मिशन क्या है, क्या बातें थी वो। नंबर 1, हर घर नल से ग्राम में। हर घर नल से जल। नंबर 2, शुद्ध जल। नंबर 3, पर्याप्त मात्रा में जल। नंबर 4, समुदाय द्वारा व्यवस्थित जल प्रबंधन, समुदाय के माध्यम से जल प्रबंधन। 4 बातें हैं, ये क्लियर है सबको? अब हमने ग्रुप वर्क किया था, याद है? ग्रुप नंबर 1 के कौन लोग हैं? ग्रुप नंबर 1 को ब्रीफली करो, 1 मिनट में बताना है आपने क्या बात हुई थी हमारी कम्युनिटी आर्किटेक्चर को लेकर। ग्रुप नंबर 1 हमारा टॉपिक है BWSC। हाँ, उसमें हमने एक कमेटी बनाई थी। हाँ, जी सर। नो विस्परिंग प्लीज जी। सर, एक विलेज कमेटी बनाई थी जिसमें कि हमने पंचायत को इन्वॉल्व किया था। एक मतलब पंचायत अध्यक्ष बनाया था, एक प्रधान भी दिया था हमने, जैसे कि तो उसके बेसिस पे हमने एक कमेटी बनाई जिसको ये बोला कि हमारी स्कीम बन चुकी है, अब हम इसको हैंड ओवर कर रहे हैं स्कीम को, तो ये रन भी करवानी है। उसके लिए हमने वहाँ से एक जो टीम मेंबर सेलेक्ट किए थे उनको एक पर्टिकुलर डिवीजन या सब डिवीजन बेसिस पे ट्रेनिंग दी थी, ताकि वो फिटिंग का काम थोड़ा सा जैसे फिटर का हो गया ये वो उसके ऊपर काम कर सके। थोड़ा सा मिक्स हो गया, ठीक है। हमने एक कमेटी बनाई थी, हमने बात की थी कमेटी बननी कैसे चाहिए, कमेटी बनने का उद्देश्य क्या है, कमेटी वाइब्रेंट होनी चाहिए, उसमें जो लोग ऐड होंगे कमेटी में उनको सिलेक्शन कैसे करेंगे। हमने देखना है कि गांव में, अलग अलग गांव में कौन लोग हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं, अच्छे लोग हैं जिनकी बात लोग सुनते हैं, ऐसे लोगों को हमने आइडेंटिफाई करना है। उस लिस्ट को लेके हमने ग्राम सभा में जाना है, ताकि ग्राम सभा में ऐसे लोग उस कमेटी का हिस्सा ना बने जो वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे या उनकी वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगी, कंट्रीब्यूशन कोई ज़्यादा ना मिले, ऐसे लोग उसका हिस्सा ना बने। इसलिए पहले हमने कोशिश करनी है कि राइट लोग
छांटे, देखे और उनकी लिस्ट ग्राम सभा में पढ़ी। ये लोग इसका हिस्सा है, वहाँ पर तालियां बजा के बात हो जाती है कमेटी का कंपोजिशन। और फिर हमने बात की थी हमें उस कमेटी में ये भी प्रोविजन रखना उनके बायलॉज में, उनके जो हम नियम बना रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति लगातार मीटिंग अटेंड नहीं 3 बार करेगा या जिसका कंट्रीब्यूशन उसमें ज़्यादा नहीं मिलेगा या जो एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन है उनका, एक्सपेक्टेड रोल है, उस रोल को अदा नहीं करने वाले उनको रिप्लेस करने के लिए, बदलने के लिए भी प्रावधान उसमें रहना चाहिए। तो और कमेटी के इलेक्शंस एनुअली होने चाहिए। अगर बीच में किसी वजह से कोई व्यक्ति अलग हो जाते हैं उनकी जगह में हम एडहॉक लेवल पे किसी सही व्यक्ति को ऐड कर लें, जब ग्राम सभा होगी वहाँ पे उसकी अप्रूवल बाद में कर लें। तो ये हमने बेसिक बातें की थी कि हमारा सामुदायिक ढांचा क्या होना चाहिए, वो को अंडरटेक करना। तो ग्रुप नंबर 1 का था कम्युनिटी आर्किटेक्चर, GWSC को लेकर ही बात। क्लियर है ये? राइट, फाइन, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 से कौन थी? जी हाँ, 2 मिनट बस। जी प्लानिंग में ऐसा था कि BWSC कमेटी फ्रेम हो चुकी थी, जो BWSC कमेटी बनी थी उसके बाद हम लोगों ने एक बैठक बुलाई थी पंचायत लेवल पर। और उसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा था प्लानिंग में भी जो विलेज एक्शन प्लान बनाना था कि विलेज में जनसंख्या कितनी है, उसमें पानी की क्वांटिटी, पानी चाहिए कितना एक्चुअल में, और उसके बाद जो हमारे नेचुरल सोर्स थे उनका पूरा विजिट करना था। उनको हमने देखना था कि सोर्स में कितना पानी है, कहीं गंदा पानी तो नहीं है। वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिफाइन किया था। और लास्ट में हम लोगों ने जब सभी लोगों की सहमति हुई कि यहाँ से सोर्स से पानी उठाना है, ये करना है, वो करना, सारी चीज़ें थी उसमें। और उसके बाद हमने जो प्लानिंग करने के बाद जो विलेज एक्शन प्लान बना था वो हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया था अप्रूवल के लिए। फाइन, वेरी गुड। देखिए प्लानिंग में बिल्कुल राइट थी, जैसे इन्होंने कहा कि सबसे पहले हमने नीड असेसमेंट करनी है कि पानी की जरूरत कितनी है वहाँ पे। वो कैसे करेंगे? एक तो हमने कहा हमारा क्राइटेरिया मान लीजिए भारत सरकार का है 55 लीटर प्रति व्यक्ति मिले डेली, और हिमाचल सरकार ने क्या कहा, हम 70 लीटर तक देने की बात करते हैं। हम आइडियली क्या कहें हम अपने लिए, क्योंकि इसमें पशुओं की भी व्यवस्था है, कपड़े भी धोने हैं, सफाई, हम कहते हैं अगर हमने बढ़िया पानी की व्यवस्था करें 100 लीटर तक का प्रोविजन रखी जाते हैं प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब। तो वो, और हमने अगले 20 सालों तक कितनी पॉपुलेशन बढ़ने वाली है उसका भी ध्यान रखना है, और 20 साल के बाद कितना हमें पानी चाहिए उसकी प्लानिंग आज हमने करनी है। तो ये हमारी वाटर की नीड निकल गई, कितना पानी हमें चाहिए। नंबर 1 एक क्वेश्चन था, अभी जो प्रेजेंट में पानी दे रहे हो कितना लीटर पर डे दे रहे हो जो पुरानी स्कीम के अकॉर्डिंग? देखो आप कितना दे रहे हैं ये तो आप कितने टाइम में पाइप भरते हैं, कितने लोगों में पहुंचता है वो तो अलग मामला है, डॉक्यूमेंटेड है। सरकार को 70 लीटर वो तो इसके अकॉर्डिंग करके सब चीजें इससे पुराना है जो कई बड़ा तो ज्यादा है और 55 लीटर तो जो जेजेएम के अकॉर्डिंग है ना, सेंटर का लीटर करके 70 अब है, हिमाचल का है 70, देश का है 55, ये है। चलो ऐसा फिर हम ये हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट है निकल गई, उसके बाद है अवेलेबिलिटी क्या है, जितने हमारे पास वाटर सोर्सेज है उनका हमने डिस्चार्ज मापना है। डिस्चार्ज कब मापेंगे? जब लीन सीजन होगा तब हम डिस्चार्ज मापेंगे, उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास अवेलेबल कितना पानी है जो पेरेनियल सोर्स से मिलता रहेगा। अगर आपको 300 लीटर चाहिए डेली का पानी और आपके पास 170 लीटर आ रहा है, जो बैलेंस 130 लीटर पानी है उसको आप कहाँ से मुहैया करिए। उसके लिए आपने जो टैप सोर्सेज नहीं है आज की डेट में उनको देखना है, वहाँ से कुछ पानी आप ले सकते हैं, या कहीं ग्रेविटी से लेना है, आपने ज़मीन से निकालना है पानी, कैसे चश्मों से लेना है, वो एडिशनल अरेंजमेंट आपको करना है कि 130 लीटर पानी आप कहाँ से लाएंगे। जो भी अवेलेबल वाटर सोर्सेज है वहाँ से आपने पानी को लाने की बात की। प्लानिंग का पार्ट नंबर 2 जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की हम बात करें और उसको मैच करें पब्लिक रिक्वायरमेंट के साथ। नंबर 2 उसके बाद आपने इंफ्रा प्लानिंग करनी है, मेन टैंक कहाँ बनेगा, सब टैंक्स कहाँ बनेंगे, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पाइप का लेआउट कैसा होगा, कितने गांव के लिए कितनी डाई की आप पाइप देंगे, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करना पड़ेगा।
1 इंच की, 1.25 इंच की, आधे इंच की पाइप जितने जितने लोग रह रहे हैं वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिजाइन में आपको आ जाएगा कि हम 70 लीटर के हिसाब से इतने लोगों को देना तो हम कितने टाइम में पानी छोड़ते हैं और 1 इंच में, आधा इंच में कितना पानी वहाँ पे जाता है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से वो डिजाइन उसका हो जाएगा। प्लानिंग का ये पार्ट नंबर 2। तीसरा पार्ट है पानी की गुणवत्ता। आपने देखी है एग्जिस्टिंग वाटर सोर्सेज है, उनकी क्वालिटी वाटर की क्या है, अगर वहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़े तो उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा वाटर को ट्रीट कैसे करेंगे। एक जो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ वाटर क्वालिटी वो हमें मिले। इसके बाद आपने प्लानिंग में ये भी देखना है कि हमारे पास ग्रे वाटर को भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, रेन वाटर को हार्वेस्ट भी किया जा सकता है। मॉनसून वाटर को हार्वेस्टिंग की आज तक कहीं बात नहीं हुई, जबकि सबसे बड़ा सोर्स क्या है, पूरी साल भर के लिए हम पानी इकट्ठा कर सकते हैं अगर हम मॉनसून को टैप करना शुरू कर दें। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया ही नहीं तक। बड़े बड़े बांध तैयार हो सकते हैं मॉनसून को अगर टैप करना शुरू कर दे, कॉन्सेप्ट आया ही नहीं तक, लाने की जरूरत है। आप ट्राई कर सकते हैं। हमें देखना है पानी को रेन वाटर से हार्वेस्ट करने का है। जो लोकल वाटर बॉडीज है, बॉडियां हैं हमारी जो डिफंक्ट पड़ी है कई जगह में, उनको देखते नहीं, सफाई भी कोई नहीं करते, जैसे नल के आने शुरू हो गए, उनको रिवाइव कर सकते हैं। और ग्रे वाटर अगर है उसको ट्रीट कर सकते हैं। और जो वेस्ट वाटर हमारा है उसको भी ट्रीट करने के बाद यूजेबल बनाया जा सकता है। तो ये सारे प्लानिंग के इश्यूज हैं जो पानी को लेकर आपने प्लान करने हैं, राइट? फाइन। नेक्स्ट थर्ड ग्रुप क्या था जी? अप्रूवल जी प्लीज। जब सर प्लानिंग होगी तो सारे लोग इकट्ठा होकर ग्राम सभा में जाएंगे, उसमें लोगों को बारे में बताएंगे कि सबसे पहले सोर्स के बारे में कि सोर्स कैसा, उसमें कितने पानी की मात्रा है, उसकी खर्चा कितना आएगा, इसके विषय में जहाँ पे टैंक बनाना है उसकी भूमि के लिए लोगों से मंजूरी लेंगे और पानी की जो मात्रा कितनी है उसमें क्वांटिटी कैसी है, साफ है उसका पानी की नहीं है। उसके बाद फिर अप्रूवल के लिए जल शक्ति विभाग के पास वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अप्रूवल पे हमने एक और बात की थी, क्योंकि ग्राम सभा जब हम करते हैं वहाँ पे मेजोरिटी में हमारा कोरम पूरा नहीं होता है, जुगाड़ करके हम 10 में जाके उस पर रजिस्टर कर लेते हैं, इसलिए उसको अप्रूवल मानते हैं क्योंकि नंबर चाहिए। तो हमने क्या करना था, हमने उप ग्राम सभा या विलेज वाइज जो हमने पानी का प्लान बनाया, पहले विलेज वालों से साझा कर रहे हैं वहाँ जाके कि आपके गांव के लिए ये प्लान है हमारा, यहाँ से हम पानी उठाएंगे, यहाँ टैंक बनेगा, ये आपकी पाइप आएगी और इस तरह से आप तक पानी मिलेगा। हर गांव में जब 4-8 गांव में हम जाएंगे, उन सबको बताएंगे पानी की व्यवस्था आपके गांव के लिए। उसके बाद आप पंचायत में जाओ, फिर पंचायत में आपने पूरी पंचायत का जो पानी की व्यवस्था है उस खाके को आपने पंचायत में दिखाना है। फिर वहाँ पे, क्योंकि जब आप गांव में जाएंगे गांव वाले बताएंगे कि आपने ये गलत किया, यहाँ से नहीं डायरेक्शन ये लो, ये वाला नहीं, यहाँ एक और सोर्स है, यहाँ से पानी उठाओ। ऐसी ऐसी बातें गांव वाले करेंगे जहाँ पे आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और अगर उस गांव में कोई घर छूट गया, कोई मोहल्ला छूट गया जहाँ के लिए आपकी प्लानिंग नहीं ठीक हो पाई, तो उसको भी वहाँ पे हो देंगे। तो अप्रूवल की प्रोसेस हमने सबसे पहले बिना फॉर्मल प्रोसेस के हमने गांव में जाके गांव वालों को बताना है ये आपके गांव के लिए हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमने फॉर्मल अप्रूवल में जाना है, जो ग्राम सभा लेवल पे होनी है, वहाँ पूरे ग्राम सभा को बताएंगे कि पूरा जो खाका है हमारे पानी की व्यवस्था का ये होने जा रहा है आपके गाँव के लिए। तो वहाँ पे लोगों ने तालियां बजानी है, अप्रूव हो जाता है। ग्राम सभा में बहुत सार्थक चर्चा नहीं हो पाती, तो वो अप्रूवल हो जाती है। उसके बाद जहाँ से आना है पानी, वहाँ पे अगर लोगों के खेत हैं उनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फॉरेस्ट में कोई टैंक आप बना रहे हैं तो फॉरेस्ट वालों की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ये ज़रूरी है। और इसके बाद आप डिपार्टमेंट को सबमिट करेंगे, फिर डिपार्टमेंट उसमें अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल अप्रूवल जो भी उनको करनी है वो करने के बाद काम शुरू हो जाएगा। सो दैट्स वाज बेसिक अबाउट द अप्रूवल प्रोसेस। फोर्थ बैच, फोर्थ ग्रुप, That is the execution quality. जी। जब हमारी प्लानिंग हो जाएगी, जो हमारा कार्य होगा, जो अनुमोदित आपके जो ग्राम सभा या कार्य जो कितनी नीड है, तो वो अप्रूव हो जाएंगे। उसके बाद एग्जीक्यूशन मीन्स उसको हमने संचालित करना है, उसको ग्राउंड में लाना है। तो जो कार्य हो रहे होंगे
एग्जीक्यूशन संचालित हो जाएगा और क्वालिटी कंट्रोल जो कार्य कर रहे हैं, जैसे आपके टैंक बन रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन की पाइपें बिछ रही है, वो आपने देखनी है, जो आपने निर्धारित की हुई थी, जो BWSC कमेटी है उसका कार्य रहेगा, जो अध्यक्ष या जो मेंबर हैं वो देखेंगे कि जो क्वालिटी है उन पाइपों की डिस्ट्रीब्यूशन की, जितनी जो हमने डिसाइड की थी वही डल रही हैं कि और डल रही हैं, जो क्वालिटी है उनका जो मटेरियल क्वालिटी है वो भी आपको मतलब वो भी चेक होनी चाहिए, जो कंक्रीट और जो सीमेंट और रेशो, ये सब चीज़ों का उस क्वालिटी कंट्रोल में ध्यान रखा जाएगा। और अगर इसमें कोई हेर फेर हो रहा है तो आपने कौन से स्टेप वो लेने हैं कि आपने किस अधिकारी को अप्रोच करना है, वो सब प्रैक्टिस इस वाले सेशन में इस वाले क्वालिटी एग्जीक्यूशन एंड क्वालिटी कंट्रोल में की जाए। वेरी गुड। एग्जीक्यूशन में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की बात की थी। एसओपी हमारा बनना चाहिए जिसमें हम टाइम लाइन मेंशन करें, कौन सी एक्टिविटी कितने टाइम में कंप्लीट होनी चाहिए, डिले हो रही तो उसके रीजंस क्या है, नंबर 1। नंबर 2, जो स्टैंडर्ड्स काम करने के बने हुए हैं, पाइप अगर 2 फुट नीचे दबनी है तो 2 फुट खुदाई भी हो रही है कि नहीं वो चेक करना है। आपने रेशो की बात बिल्कुल सही की है, मटेरियल टैंक बनाना है तो उसमें बजरी का, सीमेंट का, रेत का रेशो क्या है। उसके बाद हमने बात की थी बनने के बाद उसको वाटरिंग के लिए जो टाइम देना है, उसको स्टेबल होने के लिए जो टाइम एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि अगर लेंटर डाल रहे हैं कि कितने टाइम के बाद वो खुलना चाहिए, वो शॉर्टकट वहाँ पे ना हो। तो ये और साथ में क्वालिटी ऑफ मटेरियल आपने ऑलरेडी कहा है कि उसको हमने देखना है कि वो बिलो स्टैंडर्ड ना हो और एग्जीक्यूशन के टाइम में डेविएशन अगर कहीं होती है तो उसके लिए मैकेनिज्म क्या है, उस पर चर्चा कौन करेगा, उसका हल कौन खोजेगा, वो एक सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट रूल क्या था जी? डिस्ट्रीब्यूशन जी प्लीज जी। तो हमारा नेक्स्ट था डिस्ट्रीब्यूशन। जी, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमें देखना है कि जो हमारी लाइंस वगैरह है, जो पाइप लाइन्स है, वो सही से बिछाई गई है कि नहीं बिछाई गई है, और उनमें जो पानी आ रहा है वो कितने टाइम के लिए पानी आ रहा है, और जो हम कनेक्शन दे रहे हैं क्या वो उसके लिए सफिशेंट है, और एक लाइन पे हमें कितने कनेक्शन दे रहे हैं। यस, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन में हमने इम्पोर्टेंटली ये देखना है क्योंकि हमने ज़रूरत के हिसाब से पानी मिलना चाहिए। क्या हम कोई टेक्नोलॉजी का इसमें सहारा ले सकते हैं? अगर आपके घर में 5 लोग हैं और 100 लीटर के हिसाब से बात करें तो 500 लीटर आपको मिले, इनके घर में 10 लोग हैं जिनको 1000 लीटर मिले, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है? इस पर भी हमें विचार करने की जरूरत रहेगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नीड के हिसाब से होना चाहिए। अभी क्या है, अभी आप आधी इंच की पाइप जिनके घर में आधा इंच की, आपके घर में 1 घंटे के लिए आप खोल देते हैं नलके को, चाबी को, और सारा जो पानी है वो बराबर मात्रा में पहुंचेगा, एक बराबर मात्रा पहुंचेगा। लोग चाहे ज्यादा रह रहे कहीं पे कम रह रहे। तो डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा टाइम लाइन डिस्ट्रीब्यूशन की, आप सुबह छोड़ रहे हैं, शाम को छोड़ रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर चार्जेस की कोई सवाल है वो अलग मामला है। बाकी अगर ऐसा कुछ करना होगा भविष्य में, अभी तो सरकार ने कहा है कि फ्री पानी देना है सबको, तो आने वाले टाइम में ये भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो सकती है। और डिस्ट्रीब्यूटेड पानी कहीं टंकी ओवरफ्लो हो रही है, उसको कैसे आप एड्रेस करेंगे, क्या उसका समाधान है? कहीं पे ओवरफ्लो हो रही है, कहीं पे पानी नहीं मिल रहा है। और जो की मैन जो अक्सर गांव में करते हैं, अपना प्राय बहुत करते हैं, बहुत झगड़े होते हैं, जिसको पानी देना है दे देते हैं, किसी को पानी नहीं देना वहाँ पे पानी भी नहीं देते। इस तरह की जो व्यावहारिक समस्या है, इसका समाधान भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज्म में निकालना है कि आप कैसे एड्रेस करने वाले। राइट, चलिए फाइन, थैंक यू। नेक्स्ट क्या था? ऑपरेशनल मेंटेनेंस। जी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टाफ में सारी प्रक्रिया होने के बाद उस स्कीमों का सुचारू रूप से संचालन कैसे किया जाए, उसमें क्या खामियां होगी, उन चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए और तो ध्यान में रख के काम किया जाए। जैसे हमारा टैंक जैसे कहीं लीक हो रहा है, उसकी लीकेज का वो देखना पड़ेगा, अभी उसकी लीकेज की मरम्मत कैसे की जाएगा। उसके बाद हमारे पास उस लेवल का स्टाफ हो ताकि हमारी पाइप लाइन लीकेज हो, उसको जोड़ने के लिए हमारे पास प्रावधान हो, रेंच हो, वो सुविधा सारी हो, जो मेंटेनेंस के लिए इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें हो। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना, उसका रख रखाव ये भी देखना है कि कहीं वो पाइपलाइन किसी गंदे नाले से अटैच तो नहीं होगी है, कहीं रिसाव तो नहीं खींच रहा है, गंदे नाले का रिसाव तो नहीं हमारा पानी खींच रहा है, जिससे हमारा पानी कंटेमिनेट ना हो।
और इसके अंदर हमें जो हमारे सोर्स हैं, जैसे हमारा कोई सोर्स है या कोई स्प्रिंग है या कोई ग्रेविटी का सोर्स है, उन चीज़ों को साफ सुथरा रखने की दृष्टि से, उनको रख रखाव की दृष्टि से उनका भी समय से क्या नाम उसका मेंटेनेंस होना चाहिए और रख रखाव होना चाहिए। जैसे तारबंदी या जानवर न जाए, इस तरह से कोई डंगा लगना है या कोई ब्रेस्ट वाल लगनी है, इन चीज़ों का सबका उसमें रख रखाव होना चाहिए। और साथ साथ इसमें समय पर क्लोरिनेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, वाटर क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि इसमें कोई कंटेमिनेशन हो तो उसकी हम जांच कर सकें। कि अब कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री एरिया होंगे, तो पहले इंडस्ट्रिया वहाँ नहीं थी, बाद में इंडस्ट्रिया खुलने के बाद वो इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो हमारे पानी के स्रोतों में चला जाता है। तो 5 साल बाद, 2-3 सालों बाद वो ऐसा कंटेमिनेशन शुरू कर देते हैं, बहुत से आए उसमें हानिकारक केमिकल घुल जाते हैं। तो इन चीज़ों को, सब चीज़ों को देख के उसमें काम करते हैं। वेरी गुड। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में ये भी कल बात हुई थी, हमने बात ये भी कही थी कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, जब हम स्वस्थ होते हैं। बीमार होने के बाद जाने की मजबूरी हो जाती है हमारी, तो इसलिए एक ऐसा भी टाइमलाइन हमारी बननी चाहिए कि हम रिपीटेडली, रेगुलरली, महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में, 3 महीने में एक बार सारी पाइप्स को घूमें, विजिट करें, देखें कि सब ठीक है, कहीं कुछ खराबी तो नहीं आ रही है। टैंक को पीरियोडिसिटी हमें बनानी पड़ेगी, साफ कब करें। क्लोरिनेशन तो ठीक है, आपका प्रोसेस बना हुआ है, और उसको साफ करने की विधि हमारी क्या होनी चाहिए, और पानी को फ्रिक्वेंटली आप यूज़ कैसे करें, क्योंकि कंटेमिनेशन तो कभी भी हो सकती है। जैसे ही गंदा पानी कहीं से बहाव से आ गया, चला गया, उसमें इमीडिएटली वो कंटेमिनेट हो गया। तो वो हमारे पास ऐसा भी कोई सिस्टम रहना चाहिए कि जो भी पानी हमें मिल रहा है वो कैसा है, पीने योग्य है वो पानी नहीं है, हमें पता चले। गलतियां ना हो कि हम पहले पानी पी लेते हैं और बाद में कुछ बीमार होंगे। तो उससे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कल ये भी बात हुई थी कि हमें अगर प्यूरिफाइड वाटर देना है, शुद्ध करके जल लोगों को देना है, तो हम अगर उसी पाइप में शुद्ध पानी एक ही पाइप में देते हैं तो लोग कपड़े भी उसी से धोएंगे, पशुओं को भी नहलाएंगे उसी से ही, घर का खाना भी बनाएंगे उसी पानी में। तो हमें ज़्यादा पानी को ट्रीट करना पड़ेगा, तो कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है पानी की। और अगर हम सिर्फ पीने के लिए ट्रीटेड वाटर दें, बाकी जनरल पानी दें, तो इसका मतलब है कि हमें अलग पाइप ले करनी पड़ेगी जिसमें सिर्फ पीने का पानी जाए। तो ये कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के हल आने वाले समय में हमें खोजने होंगे। एक समय ऐसा जरूर आना है जब हमें फर्क करना पड़ेगा दोनों में कि कॉमन पानी कौन सा है और सिर्फ पीने योग्य पानी कौन सा है। इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, आने वाले समय में देखना पड़ेगा। फाइन, नेक्स्ट क्या था? सस्टेनेबिलिटी। जी नमस्कार। जैसे कि नमस्कार। इन्होंने कुछ बोला, आपने कुछ सुना? क्या सुना? अभी सोए नहीं है सर। जैसे कि हमारा विषय था सस्टेनेबिलिटी, मतलब जो हमारी नेशनल जल जीवन मिशन में जो स्कीम बनी थी उसको हमने लंबे समय तक कैसे लेकर जाना है। जो टैंक बना था उसकी अवधि कितने समय तक होनी चाहिए। जैसे 2024 में ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो वो जो स्कीमें हैं वो 2054 तक कैसे चलेंगी, 30 साल तक, ठीक है। उनको रेगुलर मतलब हम मेंटेन करने के लिए सबसे पहले जो जरूरत होगी वो होगी पैसे की। जैसे सर ने बताया कि नेशनल जल जीवन मिशन का चौथा पॉइंट जो था वो कम्युनिटी था, तो कम्युनिटी की सहभागिता जो है वो बहुत जरूरी है इस मिशन में। लोगों से कलेक्शन करने, लोगों के साथ बात संवाद करना, उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना, रजिस्टर में समय निर्धारित करना कब हमारी मीटिंग होगी कब नहीं होगी। अगर मीटिंग में कोई नहीं आता है तो उसको 3 मीटिंग में नहीं आता तो उसको हटा देना। तो मतलब लंबे समय तक कोई भी स्कीम को ले जाने के लिए पब्लिक की जो सहभागिता है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसको उसमें हमने मीटिंग्स में हमने डिसाइड करना कि अगर इनकम का होगा तो कितने प्रतिशत इनकम जो हमने साल में बढ़ानी है। जैसे पानी का अगर किसी को कनेक्शन देते हैं तो उसका भी चार्ज जो है 100 रुपये है, तो 1 साल के बाद उसको 110 करना, इंक्रीज करना। अगर पैसा हमारे पास होगा तो हम
मेंटेन भी कर सकेंगे। जैसे कोई लीकेज होगी, कहीं यूनिट डालना है, कहीं टैंक खराब हो गया उसकी रिपेयर करनी है, तो इस तरीके की जो समस्याएं होंगी लॉन्ग लाइफ तक मतलब इस प्रोजेक्ट को लेकर जाना है तो हमें मतलब इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और मतलब जो हमारी पानी की शुद्धता के ऊपर होगा, जैसे मान लो RBIS मानक कुछ हो रहे हैं, उसमें कुछ एडिशन होते हैं, तो पानी की गुणवत्ता को भी बनाए रखने के लिए जैसे जैसे समय समय पर जो बदलाव होंगे वो हम कमेटी के माध्यम से करते जाएंगे। वेरी गुड। सस्टेनेबिलिटी में हमने 3 मेजर बातें की थी। पहली सस्टेनेबिलिटी है मटेरियल की। मटेरियल क्या है? पानी, वाटर। वाटर की सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी कि पानी सूखे ना हमें मिलता ही रहे, तो उसके लिए हमें रिचार्ज टेक्नोलॉजीज को अपनाना पड़ेगा कि वाटर बॉडी को रिचार्ज कैसे करना है। एक एग्जांपल भी शेयर किया था किसी ने कि हमने वो एक बॉडी को रिवाइव किया, पहले ड्रेंचिंग की, नीचे डंगा दिया। किसने कहा था? आपने कहा। यस। तो वो है पानी बचा रहे, बना रहे जितना हमें चाहिए, वो सस्टेनेबिलिटी का पहला सवाल है। दूसरा सवाल है एडमिनिस्ट्रेटिव सस्टेनेबिलिटी। एडमिनिस्टर किसने करना? कमेटी कर रही है, तो कमेटी हमारी वाइब्रेंट रहनी चाहिए, डायनेमिक रहनी चाहिए, अच्छी फंक्शनल रहनी चाहिए, वो डिफंक्ट नहीं होनी चाहिए। नहीं तो टाइमली मीटिंग नहीं होगी, डिसीजन नहीं होंगे, जहाँ कुछ खराबी चली हो खराबी बनी रहेगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सस्टेनेबिलिटी कमेटी को वाइब्रेंट बनाने से होगी। और तीसरी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। जब जब रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, कुछ अपग्रेड करने के लिए ज़रूरत पड़े तो हमारे पास किसी को देखना ना पड़े, इतना पैसा होना चाहिए कि हम उसको बिना किसी प्रेशर के और बिना टाइम को कोई एक्शन टाइम ही हम ले सके, वो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है। तो सस्टेनेबिलिटी में 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक तो पानी का सोर्स, उसको रिचार्ज हम करते रहे। दूसरा कमेटी को बिल्कुल अच्छी फंक्शनल रखें, जरूरत पड़ने पर बदलाव करते रहे। और तीसरा, जहाँ से भी संभव हो सकते हम कुछ धन की व्यवस्था करें। उसके लिए कैसे हो सकती है? किसी का बर्थडे है, उनको वो बर्थडे में आप 500 रुपये यहाँ भी दे दो। किसी की श्राद्ध है, आजकल श्राद्ध में पितरों को तो दो ही, लेकिन यहाँ पे भी पानी फंड के लिए कुछ दो। कईयों के घर में कई प्रकार के उत्सव हैं, फंक्शन है, किसी की प्रमोशन होगी, ठीक है जी, वाटर फंड के लिए इतना डाल दो। ये सब कुछ हमें ऐसा एक माहौल बनाना पड़ेगा, तरीके निकालने पड़ेंगे जहाँ पे लोग खुशी से दें, क्योंकि हम मांगने वाली बात तो है नहीं कि हमें फोर्स करना है बिल के लिए, वो मांगना नहीं। अब खुशी से हम कितना निकाल सकते हैं दूसरों से, उस वाटर फंड को हम थोड़ा मजबूत कर सकते हैं ताकि हम आसानी से इम्प्लीमेंट कर सके जब भी छोटे मोटे कुछ काम करने हैं। राइट? तो ओवरव्यू हो गया लगभग, ये क्लैरिटी है? फाइन। द्वारा हम बोलते हैं जल जीवन मिशन क्या चाहता है? नंबर 1 नंबर 2 पर्याप्त मात्रा में जल। नंबर 3 शुद्ध जल। नंबर 4 समुदाय द्वारा प्रबंधन, पूरी व्यवस्था। मोटी बातें यही हैं और आप सारे तो एक्सपर्ट हैं और आप एक्सपर्ट के बाद ट्रेनर भी है सर, तो आप सबके लिए तो अब मैं निवेदन करता हूं एडवोकेट त्रिलोक मेहता साहब से कि इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए, आज आखिरी दिन में, आखिरी पड़ाव में हम हैं इस 4 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के, और इनके पास एनर्जी के कुछ कैप्सूल्स हैं और ये सबको बांटना चाहते हैं। और निश्चित रूप से उन कैप्सूल्स को आप लेंगे तो आप एकदम एनर्जेटिक हो जाएंगे, और बिकॉज यहाँ से आपने जाना है तो एनर्जी लेके जाना है। यही एनर्जी फील्ड में आप दिखाएंगे अपने वर्क प्लेस में, जब आप जाएंगे जहाँ जहाँ काम करेंगे। तो मेहता साहब, ओवर टू यू, प्लीज़ इनको एनर्जी बांट दी जाए।